नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 दिवसीय विदेश प्रवास के दौरान पीएम मोदी ने किया ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों द्वारा प्रस्तावित मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई। हरियाणा के झज्जर में था केंद्र। दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को दोबारा गिरफ्तारी की कोर्ट की मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ मार्शल लॉ से जुड़े मामले में आया नया मोड़। और दिल्ली एनसीआर में कल से शुरू हुई बारिश आज भी जारी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी भारी बारिश का अलर्ट। और विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर से है। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 मापी गई है। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और बारिश के बीच भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। तो हरियाणा का झज्जर था भूकंप का केंद्र। दिल्ली और एनसीआर तक महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर से ये खबर है। भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिएक्टर स्केल पर तीव्रता बताई गई 4.4। जहां 4.4 मापी गई है रिएक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों की। और हरियाणा के झज्जर में बताया गया भूकंप का केंद्र। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। तापस, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और हरियाणा का जो झज्जर था वो बताया गया है कि केंद्र था भूकंप का। इसके अलावा आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि करीब सुबह आज 9:04 पे ये भूकंप आया। इसका जो जो एपिसेंटर कहा जाता है अंग्रेजी में, जो इसका जगह जो मेन पॉइंट था वो था झाझर। और डेप्थ जो था, मतलब जो कितने नीचे आई थी वो थी करीब करीब 10 किलोमीटर के जमीन से नीचे। तो इसी वजह से, और इसका जो आपने सही कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो तीव्रता है वो करीब 4.4 आंकी गई। इससे पहले 4.8 था, लेकिन उसको रिवाइज करके उन्होंने 4.4 आंकी गई है इसको। चूंकि ये 10 किलोमीटर नीचे था, तो इसका जो इम्पैक्ट रहा, यानी इसकी जो सतह के ऊपर जो उसका प्रभाव रहा, वो काफी हद तक बहुत दूर तक गया। इनफैक्ट पूरे दिल्ली एनसीआर, पूरा नॉर्थ वेस्ट जो जगह है, या पूरे जगह पे उसको इसका प्रकोप देखा गया है। और ये एक वजह है कि हम देख पाते हैं कि ये जो फॉल्ट लाइन है, ये जो जीएसटी फॉल्ट लाइन कहा जाता है, इस उस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन पे हुआ है। हिमालयन फॉल्ट लाइन भी है यहाँ पे, और एक दो और फॉल्ट लाइन है, जिस वजह से या इन जगहों पे झाझर पे देखा जा रहा है। ये बहुत दिनों बाद ये इनफैक्ट हुआ है। झाझर में मुझे याद है शायद 1-2 साल पहले भी एक हुआ था, करीब 3.6 के करीब था। और जी। ये 2-3 साल बाद ये फिर से यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन पे ये आया। तो ये थोड़ा सा देखना दिलचस्प होगा। अभी डिटेल आई नहीं है, अभी डिटेल जब आएगी कि क्या ये पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन और ज्यादा तीव्रता से खुला है, या और इसके उस पे और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने की उम्मीद है। जी। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है, ये बाद में पता करेंगे, ये अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, उससे पता चलेगा। लेकिन अभी बिल्कुल की जो बड़ी खबर है। बिल्कुल तापस, बड़ी खबर है क्योंकि बारिश भी अपने आप में काफ़ी परेशान करने वाली है और साथ ही साथ बारिश के बीच भूकंप के झटकों को महसूस करना, क्या किसी हानि का भी आपको पता चला है? अभी तक कोई हानि की खबर नहीं आई है। अभी जो हमें खबर मिली है कि ये तीव्र झटके महसूस किए हैं, लेकिन इस पे कोई अभी तक ऐसा कुछ खबर नहीं आई कि कहीं पे कोई
कोई हताहत या कोई जान माल का नुकसान हुआ है। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, उसके लिए मैं थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि जी। अगर कोई ऐसी कोई खबर आई है। मानसून, आपने सही कहा, मानसून इस वक्त अपने पूरे रंग में दिख रहा है। खासतौर से दिल्ली वासियों को जो बहुत दिनों से बारिश के लिए तरस रहे थे, उनको कल एक पहली नजर हम्म। झलक दिखी किस तरीके से जब मानसून अपने पूरे गति पे होता है, किस तरीके से बारिश होती है। तो कल पूरा बारिश हुआ। लेकिन हाँ, ये भी फैक्ट है कि भूकंप आया है और थोड़ा सा लोगों में जरूर थोड़ी सी चिंता थी कि खासतौर से जो हाई राइज बिल्डिंग है आपके दिल्ली एनसीआर में, हम्म। नोएडा, गुड़गांव में जो बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स है, वहां पे इसका प्रकोप जो है ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है बहुत ज्यादा मूव करती है। बिल्कुल। क्या जो लोग वहां इस वक्त रह रहे थे, क्या उनको महसूस हुआ, क्या वो अपने घरों से बाहर निकल पाए? बिल्कुल, हमारे जो हमें खबर मिल रही है, कुछ विजुअल्स भी आ रहे हैं, वो यही है कि जो लोग ऐसे हाई राइज बिल्डिंग में थे, वो वो बहुत जल्दी नीचे आए और ज्यादा लोगों ने लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया। इनफैक्ट लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब हम्म। कभी भी इस तरीके के भूकंप आए। आप सीढ़ियों से नीचे उतरे, बहुत सारे लोग नीचे आए, हर एक जगह पे, इनफैक्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे भी लोग नीचे आए, उनको जी। क्योंकि हाई राइज नहीं है तो भी कोशिश करते हैं कि बाहर आके थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा हाई था। 4.4 कम नहीं होता है, खासतौर से अगर उसका बिल्कुल। एपिसेंटर झारखंड बहुत पास है दिल्ली से हम्म। और दिल्ली आसपास के इलाके से, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा महसूस किया गया। हाँ बिल्कुल, तापस, आप अपनी नज़र बनाए रखें इस खबर पर। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है, ट्रेनिंग करवा रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। 8 दिन की यात्रा में पीएम मोदी को 4 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। वहीं उन्होंने 3 देशों के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और वैश्विक मंच पर भारत की प्रगति से सभी को अवगत कराया। उन्होंने वैश्विक संस्थानों में प्रभावशाली बदलाव का आह्वान किया और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया को अफ्रीका में भारत का एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने नामीबिया दौरे की झलकियां साझा की हैं।
हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा सपनों ने इसे सींचा। भविष्य में भी हम एक दूसरे का हाथ थामे विकास पथ पर साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं इस सम्मान को नाभिक किया और भारत के लोगों, उनकी निरंतर प्रगति और विकास को और हमारी अटूट मित्रता को जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास संविधान की गारंटी है। In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead and shape its own future. The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. यह भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पा सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वे अब तक 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। ये उनके सभी कांग्रेसी पूर्ववर्तियों के कुल संबोधनों की संख्या के बराबर है। पीएम मोदी ने ये उपलब्धि इस महीने के पहले सप्ताह में 5 देशों की यात्रा के दौरान घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो और नामीबिया की संसदों में दिए गए अपने नवीनतम भाषणों के साथ हासिल की। कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों को मिला दें तो उन्होंने कुल मिलाकर 17 बार विदेशी संसद को संबोधित किया है। तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल है ये। पीएम मोदी का जो विदेशी संसद में संबोधन का ये रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7 बार, इंदिरा गांधी ने 4 बार विदेशी संसद को संबोधित किया। और इसके अलावा आपको और भी जानकारी देते चलें तो जवाहरलाल नेहरू का 3 बार विदेशी संसद को संबोधन है। 17 देशों की संसद को संबोधित किया है। पीएम ने राजीव गांधी ने 2 बार विदेशी संसद को संबोधित किया और इसके अलावा नरसिंह राव ने 1 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। और पीएम मोदी की उपलब्धि में वैश्विक कूटनीति की झलक साफ तौर पर नजर आती है। उन्होंने जिन देशों की संसदों को संबोधित किया है उनमें विकसित व विकासशील दोनों ही देश शामिल हैं और ये भारत के व्यापक वैश्विक सम्मान को दर्शाता है। विगत वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के जिन देशों के संसदों को संबोधित किया उनमें अमेरिका से लेकर युगांडा तक शामिल है। अमेरिकी संसद को पीएम मोदी ने 2 बार 2016 और 2023 में संबोधित किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, भूटान और नेपाल की संसदों को संबोधित किया। 2015 में ब्रिटेन, श्रीलंका, मंगोलिया, अफगानिस्तान और मॉरिशस की संसद को संबोधित किया। और इसके अलावा पीएम ने 2018 में युगांडा, 2019 में मालदीव और 2024 में गुयाना की संसद को संबोधित किया था। तो पीएम मोदी का विदेशी संसद में संबोधन का ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। 17 देशों की संसद को पीएम मोदी संबोधित कर चुके हैं। और यहां रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड की राजधानी रांची में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ाना और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना है। बैठक में 4 पूर्वी राज्यों झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के करीब 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का राज्य आगमन शुरू हो गया है। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की उम्मीद है। बैठक के मद्देनजर रांची में सुरक्षा व्यवस्था चाकू चौबंद है। बैठक को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बैठक में भाग लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल रात ही रांची पहुंच चुके हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भाजपा नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में 15 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन फॉर्म भरने की प्रक्रिया में जबरदस्त देखी जा रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक कल शाम 6 बजे तक 4,53,89,881 गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। ये संख्या राज्य के कुल 7.90 करोड़ मौजूदा मतदाताओं का 57.48% है। ये आंकड़े 24 जून 2025 को
अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू हुए। अभियान के पहले 15 दिनों में दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि पिछले 24 घंटों में ही 83,12,804 फॉर्म भरे गए हैं, जो अकेले एक दिन में 10.52% की भागीदारी को दर्शाते हैं। आयोग का कहना है कि ये सफलता मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी, चुनाव अधिकारियों को स्वयंसेवकों और 1.56 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों की सतत मेहनत का परिणाम है। अब जब केवल 15 दिन बचे हैं तो आयोग 100% कवरेज की ओर बढ़ने के लिए तैयार दिख रहा है। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा सफलतापूर्वक बड़े उत्साह के साथ चल रही है। आज सुबह पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 6 दिनों के भीतर ही श्रद्धालुओं की संख्या 1,11,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पवित्र यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर सुचारू रूप से चल रही है। औसतन लगभग 7,000 यात्री जम्मू से निर्धारित काफिलों में आधार शिविरों तक यात्रा कर रहे हैं, जिनके साथ सुरक्षा बलों की भारी टुकड़ियां होती हैं। प्रतिदिन गुफा मंदिर पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 3 जुलाई को शुरू ये यात्रा 38 दिन तक जारी रहेगी। हमारा पूरा ग्रुप है और लगभग 25 साल से आता जा रहा है और मैं तो मेरा दूसरा बार आना हुआ है। ऐसे ही तो बाबा के दरबार में ना तो एक किस्मत वाला हूँ। कई लोग तो आधे रास्ते बैक हो जाते हैं, मैं तो मतलब दूसरी बार कर रहा हूँ दर्शन। व्यवस्था अच्छा मोदी जी का भाई चल रहा है, बहुत बढ़िया। हर जगह कई चेंजेस आते जा रहे हैं। सिक्योरिटी देख रहे हैं, कितना मदद मिल रही है यहाँ पे, और खाने पीने का लग ही नहीं रहा है, लग रहा घर परिवार है पूरा हमारा। यहाँ के लोग कोऑपरेट कर रहे हो, देखना व्यवस्था की पहले से कई गुना व्यवस्था चेंज हुई है यहाँ पे। मैनेजमेंट बहुत काफी अच्छा है, अंदर भी और बाहर भी, और बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, समस्या कहीं भी नहीं है इस बार। बहुत अच्छे हैं, बिहेवियर है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लोकल भी बाहर के भी सब जगह के। भगवान भोलेनाथ सबको खुश रखे। भोले बाबा के तो दर्शन हमेशा ही होते हैं, हमेशा होते हैं। बस हमको देखना पड़ता है कि भोले बाबा है कहाँ। दर्शन तो डेली होते हैं। बढ़िया व्यवस्था, बहुत बढ़िया। लोगों से आप लोग मिले हैं कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, सुविधा बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर रखा है। आर्मी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी सेवा कर रहे हैं, काबिल तारीफ है सर। जिन लोगों ने गवर्नमेंट ने ड्यूटी दे रहे, सभी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, काबिल तारीफ है सर। और भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए 14 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक्जियम 4 मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री फिलहाल पृथ्वी पर लौटते नहीं दिख रहे हैं। शुभांशु समेत चारों अंतरिक्ष यात्री 14 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए गए थे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जानकारी दी है कि दल की वापसी अब 14 जुलाई से पहले संभव नहीं है। वहीं एक्जियम स्पेस ने मिशन के 14वें दिन का अपडेट जारी करते हुए बताया कि शुक्ला समेत पूरा दल अनुसंधान गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में व्यस्त है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने सूक्ष्म गुरुत्व में बीज अंकुरण और सूक्ष्म शैवालों और क्रॉप जेनेटिक्स से जुड़े कई प्रयास किए हैं, जो भविष्य में अंतरिक्ष में टिकाऊ खेती और जीवन समर्थन प्रणालियों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों के मानसिक स्वास्थ्य, मांसपेशियों की शक्ति बनाए रखने और स्मार्टफोन आधारित सेंसर की सटीकता पर भी शोध में भाग लिया। फैल्कन रॉकेट द्वारा स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस 25 जून को लॉन्च हुआ था और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ा। शुक्ला सहित मिशन दल ने 27 जून से वैज्ञानिक कार्य शुरू किए, जो अब 60 प्रयोगों तक पहुंच चुके हैं, जिनमें से कई इसरो, नासा के सहयोग से हैं। हालांकि ईएसए ने स्पष्ट किया है कि वापसी की तिथि अब तक तय नहीं है और वे ड्रैगन यान के अनडॉकिंग पर निर्भर करेगी।
और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने ब्राजील से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले सामानों पर 50% का टैरिफ लगाया है और साथ ही ब्राजील के खिलाफ अनुचित व्यापार के जांच के आदेश भी दिए हैं, जिनमें टैरिफ और भी अधिक बढ़ सकता है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को ब्राजील पर 10% शुल्क लगाया था। इसके अलावा ट्रंप ने 7 देशों पर टैरिफ लगाया है, जिसमें फिलीपींस से आने वाले माल पर 20%, श्रीलंका, अल्जीरिया, इराक और लीबिया से आने वाले माल पर 30% तथा ब्रुनई और मालदोवा से आने वाले माल पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अब तक ट्रंप ने 22 देशों के लिए नए टैरिफ की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया की सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल की दोबारा गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी है। ये गिरफ्तारी दिसंबर में उनके थोड़े समय के लिए लगाए गए मार्शल लॉ से जुड़े गंभीर आरोपों को लेकर की गई है। यून सुक योल को डिटेंशन सेंटर में फिर से भेज दिया गया है। यदि नए आरोपों में अभियोग तय होते हैं तो वे 6 महीने तक हिरासत में रह सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अनुमति दें। नमस्कार।